Hello friends, once again I am before you with new 10 sentences of errors. So as usual, let us move to find out the errors in the given sentences on the screen. Friends, first sentence before you, one of my favorite actor is acting in the drama. One of my favorite actor is acting in drama. फ्रेंड्स, एक यूज होता है कि जो भी सेंटेंस वन ऑफ से शुरू होगा उस सेंटेंस में हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर आता है और हेल्पिंग ऑफ से पहले जो शब्द आएगा, देखिए वन ऑफ है तो यहाँ वन को देख के हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर आ रहा है। मिस्टेक ये नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ कि एक यूज़ है कि वन ऑफ जैसे जो सेंटेंस शुरू होता है उसमें हेल्पिंग हमेशा सिंगुलर आता है। सपोज हम आर आ जाए तो आप उसको इज कर देंगे, सपोज यहाँ वर आ जाए तो आप उसको वॉश कर देंगे, सपोज यहाँ हैव आ जाए तो आप उसको हैज कर देंगे, क्योंकि कोई भी सेंटेंस जो वन ऑफ द से शुरू होता है उसमें हेल्पिंग ऑफ वन को देख के लगाते हैं। तो यहाँ इस तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो तो मैंने यूज़ समझाया आपको, ठीक है। मिस्टेक क्या है कि वन ऑफ द वाले सेंटेंस में हेल्पिंग और वन को देख के आएगा, यानी कि हमेशा सिंगुलर आएगा, लेकिन हेल्पिंग और से पहले जो शब्द होता है ना, ये हमेशा प्लूरल आता है। तो यहाँ एक्टर के अंदर हम एस लगा देंगे, सेंटेंस राइट हो जाएगा। याद रखिए, एनी सेंटेंस विच बिगिंस विथ वन ऑफ द आ जावे, वन ऑफ दैम आ जावे, कुछ भी आ जाए, पर वन ऑफ से शुरू हो रहा है, ऐसे सेंटेंस में हेल्पिंग ऑफ वन को देख के लगाना है, यानी हमेशा सिंगुलर आएगा। अगर प्लूरल आता है तो उसे आप सिंगुलर कर दो। दूसरी चीज़, हेल्पिंग ऑफ से पहले जो शब्द आएगा दैट इज ऑलवेज प्लूरल। तो इसमें एक्टर में एस नहीं, हमने एस लगा दिया, कंडीशन कंप्लीट हो गई। नाउ द सेंटेंस इज राइट। मूव टू द नेक्स्ट। ही वॉज नॉट वेल, सो ही सेड दैट ही विल नॉट बी एबल टू कम द नेक्स्ट डे। ही वॉज नॉट वेल, वो ठीक नहीं था, यानी तबीयत खराब थी। सो ही सेड दैट, इसलिए उसने कहा, ही विल नॉट बी एबल टू कम, ही विल नॉट बी एबल टू कम द नेक्स्ट डे। कोई व्यक्ति है, काम पर आता है रोज, उसने आपको फ़ोन करके कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ, ही सेड दैट, और उसने कहा कि ही विल नॉट बी एबल टू कम द नेक्स्ट डे, कि वो अगले दिन नहीं आ पा सकेगा। विल नॉट बी एबल टू कम मतलब होता है नहीं सकेगा, कि वह कल नहीं आ सकेगा। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ही वॉज नॉट वेल, ये सेंटेंस वॉज इंडिकेट कर रहा है कि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। फिर आगे ही सेड दैट, जब ही सेड दैट आता है तो इस पीस को देख के, दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस को हम देखते हैं तो साफ दिखता है कि इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, इनडायरेक्ट का सेंटेंस है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इनडायरेक्ट में जितने भी प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ हम विल को डिलीट कर देंगे और वुड लिख देंगे। क्लियर? क्योंकि इनडायरेक्ट के अंदर विल वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, डिड आई नॉट टोल्ड यू दैट इट वॉज क्वाइट यूजलेस टू राइट टू हिम। डिड आई नॉट टोल्ड यू दैट इट वॉज क्वाइट यूजलेस टू राइट टू हिम। हिंदी, डिड आई नॉट टोल्ड यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा कि इट वॉज क्वाइट यूजलेस टू राइट टू हिम, कि उसको चिट्ठी लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इंटरोगेटिव। ओके, डिड आई नॉट टोल्ड, तो ये डिड के साथ टोल्ड नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड के साथ कभी सेकंड फॉर्म नहीं आती है। तो जब कभी भी डिड आता है और सेकंड फॉर्म हो तो उसे आप फर्स्ट फॉर्म कर दीजिए। नाउ द सेंटेंस इज राइट। डिड आई नॉट टेल यू दैट इट वाज क्वाइट यूजलेस टू राइट टू हिम, कि उसको लिखने से कोई मतलब नहीं है, सब बेकार जाएगा। तो डिड आ गया, इसलिए टोल्ड सेकंड फॉर्म को हमने फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नाउ द सेंटेंस इज राइट। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिपोर्टिंग सिक हैव फॉलन बिकॉज ऑफ द इंसेंटिव। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिपोर्टिंग सिक, कई जो कर्मचारी थे बीमार थे, हैव फॉलन, वो बीमार पड़ गए, बिकॉज ऑफ इंसेंटिव, क्योंकि उन्हें कोई भी प्रोत्साहन नहीं दिया गया। ये इसकी हिंदी है। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। फ्रेंड्स, द नंबर पे जब नज़र डालते हैं तो आप याद रखें, कोई भी सेंटेंस जो द नंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है, वो एक अंक को शो करता है। इसलिए
द नंबर से शुरू होने वाले वाक्य में हेल्पिंग और हमेशा सिंगुलर आएगा। आप देख रहे हैं द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिपोर्टिंग सिक हैव, इस हैव को हमको हैज करना है, तो वी हैव टू डिलीट दिस एंड इन प्लेस ऑफ वी विल राइट हैज। फिर सुन लीजिए, एनी सेंटेंस विच बिगिंस विद द नंबर, जो वाक्य द नंबर से शुरू होता है नीड्स सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ हैव प्लूरल आ रहा है, इसको हटा के हमने हैज कर दिया। नाउ द सेंटेंस इज राइट। नेक्स्ट चलते हैं। द ग्रेटेस्ट सेंसेशन ऑफ द 20th सेंचुरी हैव बीन द डिस्कवरी एंड यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। वंस अगेन आई विल गो थ्रू द सेंटेंस। द ग्रेटेस्ट सेंसेशन ऑफ द 20th सेंचुरी, सेंसेशन का मतलब है ज्ञान, ठीक है। द ग्रेटेस्ट सेंसेशन ऑफ द 20th सेंचुरी हैव बीन द डिस्कवरी एंड द यूज ऑफ न्यूक्लियर पावर। हिंदी देखिए, द ग्रेटेस्ट सेंसेशन ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में जो सबसे बड़ा ज्ञान हमको प्राप्त हुआ, मिला, हैव बीन द डिस्कवरी, वो थी खोज, ठीक है ना, एंड यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। 20वीं शताब्दी में हमने न्यूक्लियर एनर्जी का ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, और उसका यूज भी हमने सीखा। तो फ्रेंड्स, द ग्रेटेस्ट सेंसेशन ऑफ 20th सेंचुरी, ज्ञान एक ही मिला है, हम एक न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस के अंदर हैव को डिलीट करेंगे और हैज लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हैव को हम हैज कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। लिटरेचर इज ओनली वन ऑफ द मैनी वे इन विच द हाईली इल्यूसिव एंड इनडेफिनेबल कल्चर मैनिफेस्ट इटसेल्फ। देखिए, लिटरेचर इज ओनली वन ऑफ द मैनी वे। फ्रेंड्स, अभी अपन ने देखा कि जो साहित्य की बात करते हैं, तो ये देखिए वन ऑफ द, और वन ऑफ द वाले सेंटेंस में अभी हमने बताया कि वन ऑफ द के बाद जो भी पहला नाउन आएगा दैट इज ऑलवेज प्लूरल, वो हमेशा प्लूरल होगा। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं वन ऑफ द मैनी वे, तो वे के अंदर हम एस जोड़ देंगे, ये हो जाएगा वेज। तो ये कह रहा है कि लिटरेचर जो साहित्य है, ठीक है, ये उन मतलब जो चीज़ों में से एक है इन विच हाईली इल्यूसिव एंड आइडेंटिफाइबल कल्चर मैनिफेस्ट इटसेल्फ, जिसमें मैनिफेस्ट का मतलब होता है स्पष्ट दिखना। तो उस हाईली सोसाइटी में ये बेकार की बातें स्पष्ट दिखाई देती है, ये हिंदी है। मिस्टेक मैंने बता दी, वन ऑफ द वाले वाक्य में जो भी पहला नाउन आएगा दैट इज प्लूरल और हेल्पिंग सिंगुलर। तो वन ऑफ द वे आ रहा है तो उसमें एस लगा दिया, हो गया वन ऑफ द वेज। क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर्स, पिछले 100 साल का जो इतिहास है, हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड द नेशनलिज्म इन एन इनएडिक्वेट पॉलिटिकल क्रीड। कहता है हम 100 साल का इतिहास, अगर पिछले 100 साल का इतिहास उठा के देखते हैं तो क्या देखते हैं, 100 ईयर्स हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड, उस 100 साल के इतिहास ने हमको दर्शाया है दैट नेशनलिज्म की राष्ट्रीयता जो है इज़ एन इनएडिक्वेट एंड पॉलिटिकल क्रीड, कि राष्ट्रीयता जो है एक बेतुकी, ठीक है ना, और एक मतलब राजनीति वाली बात है। क्लियर, ये हिंदी है इसकी। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर। तो हमारा जो इंडिकेशन है वो है 100 साल का जो इतिहास है उसकी तरफ। तो 100 साल का इतिहास अगर हम कलेक्ट करते हैं तो वो डेफिनेट हो जाता है। इसलिए यहाँ हम हिस्ट्री से पहले द वर्ल्ड लगाएंगे, क्योंकि 100 साल के इतिहास की तरफ हमारा इशारा है। तो यहाँ पे आर्टिकल द की रिक्वायरमेंट है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। इट इज सेड दैट फेल्योर इज द पिलर ऑफ सक्सेस and there is no better teacher than one's own mistake. Once again I'll go through the sentence. It is said that the failure is the pillar of success. हिंदी, ऐसा कहा जाता है, इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद सैड आ रहा है, ये पैसिव सेंटेंस है। तो ऐसा कहा जाता है दैट फेल्योर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, असफलता ही सफलता का रास्ता है। असफलता ही, ठीक है ना, फेल्योर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, असफलता ही सफलता का पिलर है, ठीक है ना। एंड देर इज नो बेटर टीचर देन वंस ऑन मिस्टेक, और सबसे अच्छा टीचर कौन, खुद की गलतियां। एक बार आदमी खड्डे में गिरेगा दोबारा संभल जाएगा, तो खुद की गलतियां ही मतलब जो सबसे बड़ा टीचर होता है, और आदमी अपनी गलतियों से ही सीखता है ना। जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, मोड़ के ऊपर आपने ध्यान दिया नहीं, गाड़ी स्लो करी नहीं, या तो स्लिप हो गई या सामने से किसी से टकरा गई, तो नेक्स्ट टाइम उस टर्न के ऊपर हम ध्यान देंगे। यानी गलतियां ही मनुष्य का सबसे बड़ा टीचर है।
So it is said that failure is the pillar of success and there is no better teacher than one's own mistake. Friends, as per the sense of the sentence, there is no mistake, so sentence is correct. There is no error. Move to the next one, that is second last. For various reasons, the Renaissance began early in Italy, then in the rest of Europe. कहते हैं फॉर वेरियस रीजन, कई कारणों की वजह से द रेनासेंस बिगेन, रेनासेंस एक पीरियड था पुनर्जागरण वाला, है ना, बिगेन अर्ली, वो शुरू हुआ अर्ली, जल्दी, इन इटली, इटली में, देन इन रेस्ट ऑफ यूरोप। कहता है यूरोप में जो पुनर्जागरण का समय था वो बाद में शुरू हुआ इटली से। फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है ये कॉम्प्लीट डिग्री का है। यहाँ पे फॉर वेरियस रीजन द रेनासेंस बिगेन, पुनर्जागरण का जो समय था अर्लियर इन इटली, इटली में मतलब जो जल्दी आया, देन इन द रेस्ट ऑफ द यूरोप, यूरोप में। तो समय की दो जगह आने की तुलना है, तो इसलिए रेनासेंस बिगेन यहाँ पे हम अर्लियर करेंगे, वी हैव टू डिलीट दिस। अर्ली का अर्लियर हो जाएगा, अर्लियर के साथ दैन आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीट डिग्री में दैन THAN आता ही आता है। तो ये कॉम्प्लीट डिग्री का सेंटेंस है, उसमें कॉम्प्लीट डिग्री का वर्ड आएगा, तो अर्ली का कॉम्प्लीट अर्लियर होता है। द वेरी लास्ट सेंटेंस बिफोर यू, इट इज जनरली बिलीव्ड दैट द फर्स्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ अमेरिका केम फ्रॉम एशिया बाय द वे ऑफ द बेरिंग स्ट्रेट, है ना। देखिए कहता है इट इज जनरली बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, दैट द फर्स्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका का जो प्रथम निवासी था, केम फ्रॉम एशिया, वो एशिया से आया था, बाय द वे ऑफ द बेरिंग स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब होता है तंगाली, कि वहाँ पे मतलब जो तंगाली से मतलब जूझ कर बहुत तंग हो गए थे लोग, तो वो लोग मतलब जो है ना एशिया से होके आए थे। नो एरर, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 सेंटेंस एरर्स के, जहाँ मैंने आपको बताया कि इसमें क्या मिस्टेक्स हैं, और मैं हिंदी बोल के आपको उसको समझा रहा हूँ, ताकि केवल मिस्टेक्स ही नहीं आपको मालूम पड़े, हर सेंटेंस की हिंदी भी समझें आप, और पूरा सेंस समझ में आए, और जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ रही है कि कोई ऐसा यूज़ है, तो मैं उसको एक्स्ट्रा भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग मतलब जो है हर चीज़ को अच्छी तरह समझें। और ये सीरीज़ मेरी चलती रहेगी, ठीक, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो होते हैं उसका एक पेपर का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो आई होप सो कि आप इन वीडियोस को देखते रहिए और एरर स्पॉटिंग सीखते रहिए। जब एग्ज़ाम होगा तब तो अपन मतलब जो एरर स्पॉटिंग करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आप रोज़ इनको देखते हो 1-2 बार, तो इतनी तरह की मिस्टेक्स मतलब जो है बोलते समय, लिखते समय नहीं करेंगे। So I hope so you might be enjoying this series of error spotting. With these words, I should say goodbye to all of you. Jai Hind.